हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। उसका पहला चैप्टर हमने लिया था लेखन कला और शहरी जीवन। एक्चुअल में ये जो पुराने अगर सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर था। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हटा दिया है आपका। अब पहला चैप्टर आपका हो गया लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया के बारे में। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़ ली थी, भूगोल पढ़ लिया था, फिर हमने उनका शहरीकरण पढ़ लिया था, किस तरह से मतलब वहाँ पर शहरीकरण स्टार्ट हो गया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो शहरों में माल की आवाजाही पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से जो वहाँ पर किसी सामान का आना जाना हुआ था, शहरों में स्टार्ट कैसे हुआ था। क्योंकि हम अभी शहरीकरण पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटियाँ जो एक सिटी में होना शुरू होंगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से सामान आता जाता था, कहाँ से आता था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आइए, शहरों में माल की आवाजाही। देखो मेसोपोटामिया में मतलब देखो आप वहाँ पर हमने देखा था कि जो आपने नदन एरिया की तरफ देखा था कि जो हाइट में ज़्यादा था तो वहाँ एग्रीकल्चर तो हो नहीं रही थी, वहाँ स्टेपेज घास के मैदान थे, तो वहाँ पर वो पशुपालन कर रहे थे। आपने जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ देखा, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही थी, मतलब वहाँ हिल स्टेशन भी थे, मतलब हिल एरिया भी था। और नीचे आप जब सदर्न एरिया की तरफ चले जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर होती रही थी। रीज़न वही था जो आपके दजला और फरात जो आपकी नदियाँ थी, जो आपकी टिग्रिस और जो यूफ्रेट्स नदी थी, उनका जो डेल्टा बन रहा था उसमें वो खेती हो रही थी। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि कहीं पर आपको मतलब जो कह सकते हैं खनिज संसाधन वगैरह, मिनरल्स की हमने बात नहीं करी थी, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की कमी थी। अब देखो आपके जो मिनरल्स वगैरह, ये सारे जो आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, या लकड़ी, मतलब और भी चीज़ें, स्टोन वगैरह, तो ये अब इनकी नीड तो थी आभूषण वगैरह बनाने के लिए। अब वो कहाँ से अवेलेबल हो, तो ये एक्चुअल में ये दिखाता है कि उस टाइम इनका अदर जो कंट्री थे उनसे इनका क्या था, व्यापार था। व्यापार होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप ये चीज़ भी देखोगे कि ट्रांसपोर्ट के लिए या तो रोड्स भी मिलेंगे आपको, या आपको जो आपको कह सकते हैं कि नाव के थ्रू या किसी इसके थ्रू व्यापार होता होगा, वो चीज़ों को मंगवाते होंगे। तो वही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वो आप ये देखोगे कि शहरों से गांव को किस तरह से कनेक्टिविटी थी, वहाँ आवाजाही भी स्टार्ट हुई होगी। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, कि वहाँ हमने देखा कि खाद्य संसाधन वहाँ काफ़ी समृद्ध थे, मतलब एग्रीकल्चर भी अच्छी हो रही थी, वहाँ पर पशुओं से उनको बाकी की भी चीज़ें जो दूध वगैरह वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही थी। लेकिन वो कितने भी समृद्ध रहो, मतलब कितने भी डेवलप्ड रहे हो वहाँ पर, उसमें उसके यहाँ पर क्या है, जो आपके मिनरल्स वगैरह है, मिनरल्स रिसोर्स हैं, उनका क्या रहा था, अभाव रहा, या कह सकते हैं वहाँ पर उनकी कमी रही। उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में, जो आपने देखा था ना, दक्षिण वाला एरिया जो था, सदर्न वाला एरिया था, वहाँ पर औजार, मोहर, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी, कि वहाँ पर पत्थर तो था ही ना, स्टोन तो था ही नहीं, वहाँ पर खेती हो रही थी। आपने देखा था रेगिस्तान था, वहाँ खेती भी किस वजह से हो रही थी, वो टिग्रिस और आपकी यूफ्रेट्स नदी की वजह से हो रही थी, दजला और फरात नदी की वजह से। वहाँ पे पत्थर वगैरह की कमी थी। तो अगर औजार बनाने हैं, मोहरें बनानी हैं, आभूषण बनाने, तो उसके लिए ये सारा स्टोन वगैरह कहाँ से आएगा। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी। अब देखो यहाँ पर पेड़ जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर खेती तो हो रही थी, वहाँ पर इराकी खजूर थे, पोपलर के पेड़ थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इनकी जो लकड़ी होती थी ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी कि वो बोट वगैरह बना लें या कोई खास चीज़ में काम ले लें। मतलब वहाँ पर लकड़ी तो थी लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि बोट वगैरह, नाव वगैरह बना ली जाए। पोपलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के लिए, पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु यहाँ उपलब्ध नहीं थी। और अगर कोई औजार बनाना है या कोई पात्र बनाना है, मतलब कुछ चीज़ रखने के लिए, कोई आपका बर्तन वगैरह बनाना है या गहने बनाने, तो उसके लिए यहाँ कोई धातु भी नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, और जो आपने देखा होता ना कि रामा और टिन को मिला करके ये लोग कांसा तो बना ही लेते थे। जब दो धातु उनको अवेलेबल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, एक धातु तो वो मिक्स करके बना ही लेते थे।
रांगा, चांदी, सोना, सीपी तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा मतलब आपको 1 मार्क्स वाले में कि जो ये आप ये मतलब जो लकड़ी, तांबा और चांदी, रांगा ये कहाँ से मेसोपोटामिया के लोग मंगाते थे या इनका बिजनेस कहाँ से होता था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो तुर्की से या ईरान से या फिर जो खाड़ी पार के जो देश थे वहाँ से वो लोग क्या है इनको मंगा ली जाती थी। ये सारे जो ईरान, इराक, अरब एरियाज जो हैं ये खाड़ी पार के देश माने जाते हैं आपको, तो इधर से मंगा लिया जाता था। अब ये हम क्या है, देखो हम जब वो चीज़ वहाँ पर हो नहीं रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा और हमें क्या है उन चीज़ों के अवशेष मिले, तो उससे हम हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही तो हम आइडिया लगाएंगे कि उनका बिजनेस रहा होगा। बिजनेस क्या आसपास के देशों से रहा होगा, जिसके लिए वे अपना, अब वो क्या करते होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो देते होंगे ना लेन देन में। आपने देखा होगा उस टाइम जो बिजनेस था ज़्यादातर लेन देन पे, वहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था वो क्या था कि जो खाड़ी के देश थे या फिर वो तुर्की, ईरान वगैरह, वहाँ से सारी चीज़ें मंगाई जाती थी। तो उसके बदले में वो लोग क्या दे रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह दे रहे होंगे, क्योंकि पहले का आपने लेन देन देखा होगा ज़्यादातर हम क्या है वस्तुओं का ही लेन देन करते थे। मतलब उस टाइम में, जैसे आज के टाइम में ये तो नहीं था ना कि जैसे पैसे दो और चीज़ें लो, पहले जो विनिमय होता था वो ज़्यादातर वस्तुओं का ही होता था, आदान प्रदान। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हो रही थी, आपने देखा होगा जो आपका नदन एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब वो पशुपालन कर रहे थे, भेड़ वगैरह पाल रहे थे, तो उनकी ऊन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती थी और बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो वो लोग या कृषि उत्पाद जो होते थे उनको वो क्या करते थे, इनसे वो उनका निर्यात करते थे और बाकी चीज़ें वो क्या करते थे, आयात करते थे। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता रहता था उनका इन चीज़ों का। अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। अब ये जो देश हैं इनके पास खनिज संसाधन उनकी कोई कमी नहीं थी और ये सारे जो कृषि उत्पाद हैं ये सारे इनको यहाँ से मिल जाते थे, इनकी कमियाँ थी वहाँ पर। मगर यहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी, मतलब वहाँ खेती वगैरह नहीं होती थी। इन वस्तुओं का निर्यात नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो या विदेशी अभियानों या विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। अब आप देख रहे हो कि इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान कब होगा, इन सारी चीज़ों का, इन वस्तुओं का जो नियमित रूप से मतलब रेगुलरली जो आदान प्रदान है तभी संभव हो सकता है कि जब कोई इनका एक संगठन बना हुआ हो, मतलब या जो विदेशी अभियान या विनिमय उनको निर्देश करने वाला, मतलब उनको डायरेक्शन देने वाला कोई हो, इन सारी चीज़ों में सक्षम हो, ऐसी चीज़ें हों। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे क्या है संगठन स्थापित किए थे जो ये काम कर सकें, मतलब बिजनेस का काम कर सकें या जिनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो। अब क्या होगा कि जो शिल्प और व्यापार और सेवाओं के अलावा, अब मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा कुशल जो परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मतलब ये सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण थी कि चीज़ों को मंगाना, ये आयात निर्यात, लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि जो परिवहन की व्यवस्था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कब होंगी, परिवहन से डिपेंड होंगी। अगर आदान प्रदान होगा तो परिवहन भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला, मतलब लकड़ी का कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जो पशुओं के मतलब जो हैवी चीज़ें होती थी वो बैलगाड़ियों में डालकर, और पशुओं के लिए मतलब पशुओं के चारे आदि, ये सारी चीज़ें जो कह सकते हैं जो कोयले की जो थी, लकड़ी का जो कोयला होता था, इनको लाना ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था इन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि के लिए भी काफ़ी खर्चा होता था। कि मतलब अगर वो ये सारी चीज़ें पशुओं की पीठ पे लाद के या बैलगाड़ी में डालकर लेके जाए तो वो एक तरह से एक्सपेंसिव भी पड़ता था उनके लिए और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लेता था, क्योंकि पशुओं का चारा वगैरह महंगा होता था। अब शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं था कि भाई जो आप शहरी इकोनॉमी की तरह देखो वहाँ पशुओं को चराने के लिए ये जो घास वगैरह कहाँ से लाएंगे। अब आप जो आपके ग्रामीण इलाके में तो चले जाएंगे, वहाँ तो घास वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, शहरों में तो फिर ये भी आप परचेज करके खिलाओ। तो इन सारी चीज़ों का बोझ उठाने के लिए वो जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो सक्षम तो नहीं थे। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता जो सर्वत्र जो तरीका लगता था उन्हें,
ट्रांसपोर्ट का, वो था जलमार्ग। आपने देखा होगा जो आपका जलमार्ग होता है, सीवे जो होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो सबसे सस्ता माना जाता है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। आज के टाइम में भी सबसे चीपेस्ट वही है, सबसे सस्ता वही है। तो उन्होंने एक सबसे सस्ता सर्वत्र जो जलमार्ग था उसी से होता था ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट का काम। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बाजरे या नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे। मतलब जो बोट्स वगैरह किससे चलते, जहाँ हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते थे, जिस मतलब जो बोरे लद के अनाज के या गेहूँ हो, जो बाजरा हो, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता था। जबकि जानवरों को माल की ढुलाई की जगह उन्हें चारा खिलाना पड़ता था कि अगर जो जानवर है माल ढोएगा तो उसे हमें चारा भी खिलाना पड़ेगा। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। जो आपने देखा ना यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी की जो आपकी छोटी छोटी धाराएं जो निकलती थी, उनकी जो अभिनालिका एक तरह से कह सकते हैं, जो उनकी टेरिटरी थी, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी उनके सहायक नदियां जो थी वो सारी क्या कर सकती थी कि मतलब उनमें ट्रांसपोर्ट का एक जरिया बन गई थी वो, जिससे कि वो जो बड़े शहरों से छोटे गांवों को उनको कनेक्ट कर रही थी, वो एक तरह से बस्तियों को कनेक्ट कर रही थी, पुराने मेसोपोटामिया की ये छोटी छोटी धाराएं। और आगे इसी अध्याय में, हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। उसका पहला चैप्टर हमने लिया था लेखन कला और शहरी जीवन। एक्चुअल में ये जो पुराने अगर सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर था। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर हटा दिया है आपका। अब पहला चैप्टर आपका हो गया लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेसोपोटामिया के बारे में। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी पढ़ ली थी, भूगोल पढ़ लिया था, फिर हमने उनका शहरीकरण पढ़ लिया था, किस तरह से मतलब वहाँ पर शहरीकरण स्टार्ट हो गया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो शहरों में माल की आवाजाही पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से जो वहाँ पर किसी सामान का आना जाना हुआ था, शहरों में स्टार्ट कैसे हुआ था। क्योंकि हम अभी शहरीकरण पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटियाँ जो एक सिटी में होना शुरू होंगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से सामान आता जाता था, कहाँ से आता था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आइए, शहरों में माल की आवाजाही। देखो मेसोपोटामिया में मतलब देखो आप वहाँ पर हमने देखा था कि जो आपने नदन एरिया की तरफ देखा था कि जो हाइट में ज़्यादा था तो वहाँ एग्रीकल्चर तो हो नहीं रही थी, वहाँ स्टेपेज घास के मैदान थे, तो वहाँ पर वो पशुपालन कर रहे थे। आपने जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ देखा, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही थी, मतलब वहाँ हिल स्टेशन भी थे, मतलब हिल एरिया भी था। और नीचे आप जब सदर्न एरिया की तरफ चले जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर होती रही थी। रीज़न वही था जो आपके दजला और फरात जो आपकी नदियाँ थी, जो आपकी टिग्रिस और जो यूफ्रेटिस नदी थी, उनका जो डेल्टा बन रहा था उसमें वो खेती हो रही थी। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि कहीं पर आपको मतलब जो कह सकते हैं खनिज संसाधन वगैरह, मिनरल्स की हमने बात नहीं करी थी, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की कमी थी। अब देखो आपके जो मिनरल्स वगैरह ये सारे जो आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया या लकड़ी, मतलब और भी चीज़ें, स्टोन वगैरह, तो ये अब इनकी नीड तो थी आभूषण वगैरह बनाने के लिए। अब वो कहाँ से अवेलेबल हो, तो ये एक्चुअल में ये दिखाता है कि उस टाइम इनका अदर जो कंट्री थी उनसे इनका क्या था, व्यापार था। व्यापार होगा तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप ये चीज़ भी देखोगे कि ट्रांसपोर्ट के लिए या तो रोड्स भी मिलेंगे आपको, या आपको जो आपको कह सकते हैं कि नाव के थ्रू या किसी इसके थ्रू व्यापार होता होगा, वो चीज़ों को मंगवाते होंगे। तो वही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वो आप ये देखोगे कि शहरों से गाँव को किस तरह से कनेक्टिविटी थी, वहाँ आवाजाही भी स्टार्ट हुई होगी। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, कि वहाँ हमने देखा कि खाद्य संसाधन वहाँ काफ़ी समृद्ध थे, मतलब एग्रीकल्चर भी अच्छी हो रही थी, वहाँ पर पशुओं से उनको बाकी की भी चीज़ें जो दूध वगैरह वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही थी। लेकिन वो कितने भी समृद्ध रहो, मतलब कितने भी डेवलप्ड रहे हो वहाँ पर, उसमें उसके यहाँ पर क्या है, जो आपके मिनरल्स वगैरह है, मिनरल्स रिसोर्स हैं, उनका क्या रहा था, अभाव रहा है, या कह सकते हैं वहाँ पर उनकी कमी रही। उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था,
दक्षिण के अधिकांश भागों में जो आपने देखा था ना, दक्षिण वाला एरिया जो था, सदर्न वाला एरिया था, वहां पर औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी कि वहां पर पत्थर तो था ही ना, स्टोन तो था ही नहीं, वहां पर खेती हो रही थी। आपने देखा था रेगिस्तान था, वहां खेती भी किस वजह से हो रही थी, वो टिग्रिस और आपकी यूफ्रेटिस नदी की वजह से हो रही थी, दजला और फरात नदी की वजह से। वहाँ पे पत्थर वगैरह की कमी थी। तो अगर औजार बनाने हैं, मोहरें बनानी है, आभूषण बनाने, तो उसके लिए ये सारा स्टोन वगैरह कहाँ से आएगा। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी। अब देखो यहाँ पर पेड़ जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर खेती तो हो रही थी, वहाँ पर इराकी खजूर थे, पोपलर के पेड़ थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इनकी जो लकड़ी होती थी ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी कि वो बोट वगैरह बना लें या कोई खास चीज़ में काम ले लें। मतलब वहाँ पर लकड़ी तो थी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि बोट वगैरह, नाव वगैरह बना ली जाए। पोपलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के लिए, पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु यहाँ उपलब्ध नहीं थी। और अगर कोई औजार बनाना है या कोई पात्र बनाना है, मतलब कुछ चीज़ रखने के लिए, कोई आपका बर्तन वगैरह बनाना है या गहने बनाने, तो उसके लिए यहाँ कोई धातु भी नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, और जो आपने देखा होता ना कि रामा और टिन को मिलाकर के ये लोग कांसा तो बना ही लेते थे। जब दो धातु उनको अवेलेबल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, एक धातु तो वो मिक्स करके बना ही लेते थे। रांगा, चांदी, सोना, सीपी तथा विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा मतलब आपको 1 मार्क्स वाले में कि जो ये आप मतलब जो लकड़ी, तांबा और चांदी, रांगा, ये कहाँ से मेसोपोटामिया के लोग मंगाते थे या इनका बिजनेस कहाँ से होता था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो तुर्की से या ईरान से या फिर जो खाड़ी पार के जो देश थे वहाँ से वो लोग क्या है, इनको मंगा ली जाती थी। ये सारे जो ईरान, इराक, अरब एरियाज जो हैं, ये खाड़ी पार के देश माने जाते हैं आपके, तो इधर से मंगा लिया जाता था। अब ये हम क्या है, देखो हम जब वो चीज़ वहाँ पर हो नहीं रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और हमें क्या है उन चीज़ों के अवशेष मिले, तो उससे हम हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही तो हम आइडिया लगाएंगे कि उनका बिजनेस रहा होगा। बिजनेस क्या आसपास के देशों से रहा होगा, जिसके लिए वे अपना, अब वो क्या करते होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो देते होंगे ना लेन देन में। आपने देखा होगा उस टाइम जो बिजनेस था ज़्यादातर लेन देन पे, वहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था वो क्या था कि जो खाड़ी के देश थे या फिर वो तुर्की, ईरान वगैरह, वहाँ से सारी चीज़ें मंगाई जाती थी। तो उसके बदले में वो लोग क्या दे रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ कपड़ा वगैरह दे रहे होंगे। क्योंकि पहले का आपने लेन देन देखा होगा, ज़्यादातर हम क्या है वस्तुओं का ही लेन देन करते थे। मतलब उस टाइम में जैसे आज के टाइम में ये तो नहीं था ना कि जैसे पैसे दो और चीज़ें लो। पहले जो विनिमय होता था वो ज़्यादातर वस्तुओं का ही होता था, आदान प्रदान। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या हो रही थी, आपने देखा होगा जो आपका नदन एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब वो पशुपालन कर रहे थे, भेड़ वगैरह पाल रहे थे, तो उनकी ऊन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती थी और बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो वो लोग, या कृषि उत्पाद जो होते थे उनको वो क्या करते थे, इनसे वो उनका निर्यात करते थे और बाकी चीज़ें वो क्या करते थे, आयात करते थे। मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चलता रहता था उनका इन चीज़ों का। अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। अब ये जो देश हैं इनके पास खनिज संसाधन, उनकी कोई कमी नहीं थी, और ये सारे जो कृषि उत्पाद हैं ये सारे इनको यहाँ से मिल जाते थे, इनकी कमियाँ थी वहाँ पर। मगर यहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी, मतलब वहाँ खेती वगैरह नहीं होती थी। इन वस्तुओं का निर्यात नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो या विदेशी अभियानों या विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। अब आप देख रहे हो कि इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान कब होगा, इन सारी चीज़ों का, इन वस्तुओं का जो नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली जो आदान प्रदान है तभी संभव हो सकता है कि जब कोई इनका एक संगठन बना हुआ हो, मतलब या जो विदेशी अभियान या विनिमय उनको निर्देश करने वाला, मतलब उनको डायरेक्शन देने वाला कोई हो, इन सारी चीज़ों में सक्षम हो, ऐसी चीज़ें हों। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे क्या है संगठन स्थापित किए थे जो ये काम कर सकें, मतलब बिजनेस का काम कर सकें, या जिनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो।
अब क्या होगा कि जो शिल्प और व्यापार और सेवाओं के अलावा, अब मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा कुशल जो परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मतलब ये सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण थी कि चीज़ों को मंगाना, ये आयात निर्यात, लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि जो परिवहन की व्यवस्था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कब होंगी, परिवहन से डिपेंड होंगी। अगर आदान प्रदान होगा तो परिवहन भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला, मतलब लकड़ी का कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जो पशुओं के, मतलब जो हैवी चीज़ें होती थी वो बैलगाड़ियों में डालकर, और पशुओं के लिए, मतलब पशुओं के चारे आदि, ये सारी चीज़ें जो कह सकते हैं जो कोयले की जो थी, लकड़ी का जो कोयला होता था, इनको लाना ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता था इन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता था और पशुओं के चारे आदि के लिए भी काफ़ी खर्चा होता था। कि मतलब अगर वो ये सारी चीज़ें पशुओं की पीठ पे लाद के या बैलगाड़ी में डालकर लेके जाए तो वो एक तरह से एक्सपेंसिव भी पड़ता था उनके लिए, और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लेता था, क्योंकि पशुओं का चारा वगैरह महंगा होता था। अब शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं था। कि भाई जो आप शहरी इकोनॉमी की तरह देखो वहाँ पशुओं को चराने के लिए ये जो घास वगैरह कहाँ से लाएंगे। अब आप जो आपके ग्रामीण इलाके में तो चले जाएंगे, वहाँ तो घास वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। शहरों में तो फिर ये भी आप परचेज करके खिलाओ। तो इन सारी चीज़ों का बोझ उठाने के लिए वो जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो सक्षम तो नहीं थे। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता जो सर्वत्र जो तरीका लगता था उन्हें ट्रांसपोर्ट का, वो था जलमार्ग। आपने देखा होगा जो आपका जलमार्ग होता है, सीवे जो होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो सबसे सस्ता माना जाता है। उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, आपका सबसे बेस्ट माना जाता है। आज के टाइम में भी सबसे चीपेस्ट वही है, सबसे सस्ता वही है। तो उन्होंने एक सबसे सस्ता सर्वत्र जो जलमार्ग था उसी से होता था ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट का काम। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बाजरे या नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते थे। मतलब जो बोट्स वगैरह किससे चलते, जहाँ हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते थे, मतलब जो बोरे लद के अनाज के या गेहूँ जो बाजरा हो जिसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता था। जबकि जानवरों को माल की ढुलाई की जगह उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। कि अगर जो जानवर है माल ढोएगा तो उसे हमें चारा भी खिलाना पड़ेगा। पुराने